So in previous class, what we have learned? We have learned about the concept of resistance, what is resistance and what is the main cause of resistance. तो वो पढ़ा था हमने कि main cause of resistance क्या था? The collisions during the random motion or after applying the some electric potential difference across the terminals and terminals of the conducting wire या any conductor. तो उसका जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं वो नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू सभी इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हुए जब कोलाइड होते हैं तो उस वजह से उनका जो स्मूथ फ्लो है वो स्मूथ ना रह करके कोलिजन्स के थ्रू जाता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाती है। तो इस वजह से हमने बोला कि मेन करंट जो ऑब्टेन होनी चाहिए थी मान लीजिए 100 एम्पियर, लेकिन हो रही है हमें 80 एम्पियर या 70 एम्पियर। तो ये किस वजह से हुआ? नंबर ऑफ कोलिजन्स अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, द फोर्स विच इज अट्रैक्टिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फोर्सफुली इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैटरी। तो ये जो अगर कंडक्टिंग वायर लिया है और उसको जो हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर जो रैंडम इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी डायरेक्शन फोर्सफुली सभी की एक सिंगल डायरेक्शन बन गई है, तो ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि यहाँ पर बैटरी हमने कनेक्ट करी हुई है, अदरवाइज सभी रैंडम डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहे थे। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की सभी की सेम डायरेक्शन हो जाती है तो ये इस वजह से हुई है क्योंकि एक तरफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, एक तरफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस है। तो पॉजिटिव इनको फोर्सफुली अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस फोर्स को जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए मजबूर हो गए, तो इस फोर्स को जो प्रोवाइड किया जा रहा है किसके थ्रू? बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। तो इसी ये जो वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को क्या बोल दिया जाएगा? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, electromotive force which will provide the necessary force of attraction so that the all electrons will become or will be flowing in a particular direction. Okay? Now let's start. What are the factors on which the resistance of the conductor depends on? So factors on which the resistance of a conductor, of a given conductor, जो आपको कोई given conductor दे रखा है, depends on, तो किन किन पर डिपेंड करेगा। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर कोई एक कंडक्टर आपको दे दिया जाए तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहली चीज हमने बोला कि अगर ये एक वायर है और एक दूसरा वायर है सिमिलर क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि अगर इसका एरिया ए है, A1 इज इक्वल टू ए, तो ये वाला एरिया भी हमने सेम ले रखा है, A2 इज ऑल्सो ए, लेकिन दोनों में डिफरेंस ही करते हैं। लेट्स सपोज दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही है, और समझने के लिए तो आप सिंपली अब ये मान लीजिए कि ये फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन है समझने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन काफी समझने के लिए। तो अगर ये फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर तो ये मूव करेगा P2Q, और इसके अंदर मूव कर रहा है मान लीजिए ये R2S। तो किसके अंदर टाइम ज्यादा लगेगा, P से Q या R से S? R से S में। तो इसका मतलब ये क्यों ज्यादा लगा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये L1 लेंथ है और ये L2 लेंथ है। अगर लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो इसको टाइम ज्यादा लगा, तो L2 के रेस्पेक्ट में जो टाइम T2 आया और L1 के रेस्पेक्ट में T1 आया, क्लियरली अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन माने जो सेम स्पीड के हो तो इतना तो हमें समझ में आता ही है कि T2 विल बी ग्रेटर देन T1, और हमें I इज इक्वल टू पता है Q अपॉन T। तो Q तो नंबर ऑफ चार्जेस, तो दोनों में नंबर ऑफ चार्जेस तो 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब टाइम पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जिसमें ज्यादा टाइम उसमें इलेक्ट्रिक करंट कम। तो इसमें T2 में ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रिक करंट कम। इलेक्ट्रिक करंट कम हो गई, कब हो गई इलेक्ट्रिक करंट कम?
तो इलेक्ट्रिक करंट कम, और हमें ये भी पता है कि V इज इक्वल टू आई आर से I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो एक फिक्स वोल्टेज के लिए I इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जिसका R ज्यादा उसका I कम। तो I कम आया है, इसका मतलब R ज्यादा रहा होगा, तो इसका मतलब R और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, टाइम ज्यादा लग रहा है तो R, लेकिन ये टाइम ज्यादा किसके कारण लग रहा है? लेंथ के कारण लग रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर था, तो हमें फर्स्ट फैक्टर मिला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सेकेंड फैक्टर इसी तरह से, अब मैंने क्या किया, लेंथ सेम रख ली, लेंथ सेम रख ली और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रख ली, लेकिन इनका एरिया बढ़ा दिया। तो इसके अंदर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 2 3 4 5 100 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। जल्दी से खुद कॉमन सेंस से लेकर के बताइए कि ए से बी और पी से क्यू के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर से मतलब चार्ज इजीली फ्लो पाएगा, ए से बी या पी से क्यू में? पी से क्यू में। उसका रीजन सर एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होने से, एंड I is directly proportional to cross sectional area, है ना। तो उसका रीजन ये हो गया कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या होंगे, मिनिमम होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या बढ़ चुकी है, हमारी एरिया बढ़ गया है। इसका मतलब इनको फ्रीली मूव करने की एबिलिटी मिल चुकी है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसे मान सकते हो कि इसके अंदर तो हम ले लेते हैं 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 तो आगे पीछे हो पाए, जबकि इसके अंदर बनाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के 20 ही बिना टकराए सीधे के सीधे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पहले आगे के बढ़ेंगे फिर उसके पीछे आ पाएंगे। यानी कि एट ए टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो पा रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि इसमें एट ए टाइम सेम टाइमिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हुआ कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के अंदर अगर टाइम सेम रख लूं तो इसमें से तो निकले 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मान लीजिए तो इसके अंदर 5 सेकंड लगने हैं, 5 सेकंड में ए से बी जा रहा है, तो यहाँ पे भी पी से क्यू सेम ही डिस्टेंस है, तो यहाँ से भी पी से क्यू में 5 सेकंड में जाएंगे, तो इसका मतलब टी फिक्स कर दिया, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? क्यू। इसका मतलब सेम टाइमिंग के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा चार्ज जा सकता है तो करंट ज्यादा हो जाएगी। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे बिना कोलिजन या मिनिमम कोलिजन हुए डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि अगर एरिया कम एरिया ज्यादा तो करंट भी क्या हो जाएगी? एरिया ज्यादा तो करंट ज्यादा। सो और करंट ज्यादा, जिसके अंदर करंट ज्यादा तो उसका रेजिस्टेंस कम। तो इसका मतलब आई तो हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के साथ, तो ए कैसा होना चाहिए आर के साथ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या लिखूं? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। So by combining both these things, we get R is directly proportional to L into 1 upon A, तो L upon A। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं यहाँ पर रो, और रो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसी का दूसरा नाम क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये किसके बारे में बताता है? ये किस पर बेसिकली डिपेंड करता है? नेचर ऑफ
मटेरियल, है ना, नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल पर डिपेंड करता है, कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये हो गया रो। क्लियर? अच्छा, अब जल्दी से अब रजिस्ट्रेशन के बारे में जब सब कुछ जान चुके हैं तो इसकी एसआई यूनिट वगैरह भी लिख ली जाए। तो वैसे वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम। ओम वाज द साइंटिस्ट जिसने ओम्स लॉ दे रखा है, B = IR। तो R क्या है? रेजिस्टेंस, इसीलिए उसकी एसआई यूनिट उसके ऑनर पर, उसके नेम पर रख दी गई है ओम, OHM। So SI unit of resistance is ohm, OHM, और इसका सिंबल ये वाला इस तरह से। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये तो है रेजिस्टेंस, और आपसे पूछे हैं SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी कि रो, इस सिंबल को रीड क्या करते हैं? रो, RHO, रो। ठीक है, तो यानी कि आपको रो की फाइंड करनी है। तो जिसकी भी ऐसा यूनिट आप फाइंड करते हैं सबसे पहले क्या करें? उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखे। अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है तो ठीक, नहीं तो ऐसा फॉर्मूला लिखें जिसमें पूछे गए फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले, या ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटी आती है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये पता है रो किसके अंदर आ रहा है? इस फॉर्मूले में आ रहा है। तो हमने लिखा कि सिंस R = रो L/A, तो यहाँ से रो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जिसका आपसे ऐसा यूनिट पूछी जा रही है उसके फॉर्मूला बना लो, यानी उसको रोक के रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। तो ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और L मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा R × A/L। अब क्या करो, ये फॉर्मूला बना लिया हमने। अब इसके अंदर जो भी ये फॉर्मूला बना उसमें आने वाली सभी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सब्स्टिट्यूट करते हुए जाओ। तो R की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। अब ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, 1 मीटर से मीटर स्क्वायर का 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, और नीचे भी 1 मीटर है तो उससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? एक सिंगल मीटर। तो हमारे पास क्या हो जाएगी? ओम इंटू मीटर। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम मीटर, सिंबल वाइज ओम मीटर। ठीक है, सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये आपका, तो बोलो भाई यहां तक समझ में आ गया क्या? फॉर डिफरेंट मटेरियल्स the resistivity of the conductor will be different. For the same material the resistivity will remain same. अब होगा क्या? मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है और इसकी लेंथ है, मान लीजिए 10 मीटर इसकी लेंथ है, और इसका एरिया दे रखा है, लेट सपोज कितना दे रखा है? इसका एरिया दे रखा था, मान लो 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है इसका एरिया, और इसकी लेंथ हो गई 10 की जगह 20 मीटर, डबल कर। ठीक है, हमने क्या कर दिया? लेंथ थी पहले 10 मीटर, अब 20 मीटर कर दी। तो हमने पहले ये देख रखा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और जब भी ये रिलेशन होता है Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो Y1/Y2 = X1/X2, या Y2/Y1 = X2/X1 लिखते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। Y2/Y1 = X2/X1। तो अब अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, और आपको लेट सपोज यहाँ पे बोल दिया गया कि इस वाले फर्स्ट का R1 मान लीजिए कितना ओम मान ले? 50 ओम मान लेता हूं मैं। तो बताओ R2 कितना हो जाएगा? तो हम इस फॉर्मूले पे गए, हमने देखा कि रेजिस्टेंस एरिया अगर सेम हो, इसका एरिया दोनों का सेम दे रखा था 2 मीटर स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर, तो हमें पता चला कि एरिया सेम हो तो सिर्फ किस बात पर डिपेंड करना है? लेंथ। और इतना हमें पता है जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा ही आना चाहिए। तो हमें R2 निकालना है, तो मैंने ये वाला फॉर्मेट इस पे अप्लाई किया। तो इसको लिखूंगा कैसे? R2/R1 = L2/N1। तो R2 का फॉर्मूला क्या बना?
L2 अपॉन L1 इंटू R1, इसको मैंने ऊपर भेज दिया। L2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 मीटर, L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 ओम। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई साहब, R2 की वैल्यू आ गई 10 से ये 2 टाइम्स 52 जा 100, आनी भी चाहिए थी। आप खुद सोचो, अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है तो इसका मतलब जैसे जैसे L इंक्रीज होगा वैसे वैसे R भी इंक्रीज होगा सेम मैनर के अंदर। तो अगर यह 50 ओम पहले लेंथ 10 मीटर थी तो 20 मीटर का अंदर डबल कर दी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाना चाहिए डबल। ये देखो, ये मैथमेटिकली प्रूफ भी करके मैंने बताया कि डबल आ रहा है, 100 ओम हो गया। अब एक काम करते हैं, दोनों केसेस के अंदर हम इसकी रेजिस्टिविटी निकालते हैं। अब हमारे पास A1 भी दे रखा है, L1 भी दे रखा है, L1 है 10 मीटर, A1 है 2 मीटर स्क्वायर और R1 है। तो केस 1 के लिए इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए इसको लिखूंगा R1 A1 L1। तो R1 की वैल्यू दे रखी थी 50, A1 की वैल्यू 2, L1 की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, आंसर आया 10 ओम मीटर। रो की वैल्यू आई 10 ओम मीटर। फिर हमने लिया केस 2। अब केस 2 में R2 नहीं दे रखा था, हमने फाइंड कर लिया। अब इसका मतलब हमारे पास R2 भी नोन हो गया, कितना ओम है 100 ओम। लेंथ भी आपके पास गिवन है और एरिया भी गिवन है। तो यहां पर रो 2 अगर निकालूं तो R2 A2 अपॉन L2, R2 की वैल्यू कितनी लिखूंगा, ऑब्टेन कर चुके हैं 100, A2 कितना है 2, L2 कितना है 20। ध्यान से देखना अब इसको, 2 से ये 20 10 टाइम्स, 1 0 से 1 0, 10 ओम मीटर। क्या समझ में आया, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि दोनों सिचुएशन के अंदर रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया था लेकिन सेम मटेरियल होने के कारण रेजिस्टिविटी सेम आ गई। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? रेजिस्टेंस विल बी डिपेंडिंग ऑन लेंथ एज वेल एज एरिया। अगर इन दोनों में से भले ही सेम मटेरियल हो, इन दोनों में से एक या दोनों चेंज हो गए तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बट रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन सिंगल मटेरियल, आपने आयरन ले रखा है तो आयरन की बात कर रहे हैं, whatever you will change, length area doesn't matter at all, resistivity will always remain same। क्यों? क्योंकि अगर लेंथ एरिया चेंज कर दो तो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस में इस तरह से चेंजेस आएंगे कि फाइनल जब आप कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल आंसर सेम ही बना रहेगा। So this is the difference between resistance and resistivity. So the conclusion is the resistivity depends on nature of conducting material, जो आपने मटेरियल ले रखा है उस पर, ना कि लेंथ और एरिया पर। फॉर्मूले में देखने से ऐसा लग रहा है एरिया दिख रहा है एल दिख रहा है, नहीं, ये चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली आर में अपने आप ऐसा चेंज आएगा कि ये पूरी वैल्यू है ही सही। ये देखो ना, ये है क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी कि किसी ना किसी तरह का कांस्टेंट है। तो रो की वैल्यू पूरी की पूरी हमेशा क्या बनी रहनी चाहिए, कांस्टेंट। एक गिवन मटेरियल के लिए हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। तो अगर एल में चेंज आएगा तो आर चेंज हो जाएगा, या ए में चेंज आएगा तो आर चेंज हो जाएगा। इस तरह से रो हमेशा सेम बना रहेगा। सो व्हेनेवर देयर विल बी सम ओलंपियाड क्वेश्चन और एनडी क्वेश्चंस, ये बहुत से फेमस क्वेश्चन है कि the resistivity or specific resistance of the material of a given material depends on A, resistance, B, length, C, area, D, nature of the conducting material. So what should be the answer? D. Nature of the conducting material. ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। सो अब डिफाइन कर लेते हैं क्या रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। तो देखिए यहां पर, सिंस वी हैव, क्या रिलेशन मिल चुका है हमें, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक, तो ए क्या होता है साहब, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब वो एरिया जहां से इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे या बाहर निकलेंगे, यानी कि ये वाला वायर का ये जो सर्कुलर एरिया है, इसमें इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे। एक तरह से इसका एंट्रेंस,
इलेक्ट्रॉन्स के लिए एंट्रेंस कहां से आएंगे, कहां से जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये तो हो गया एरिया ए और ये इसकी हो गई लेंथ। सो व्हेन a इज इक्वल्स टू 1 हो और l इज इक्वल्स टू भी 1 हो, यानी कि ये 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो, सो व्हेन area is equals to cross section area is equals to 1 meter square and length of the conducting material is 1 meter, then rho will be is equals to r into 1 upon 1 is equals to r, और यूनिट तो ओम मीटर ही रहेगी। तो यानी कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, the resistivity of a given material is equal to its resistance whose length is 1 meter and having cross section area of 1 meter square। यानी कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो और उसकी लेंथ 1 मीटर के बराबर हो, तो उसका रेजिस्टेंस ही उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होता है, उसका रेजिस्टेंस ही उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। ये तो यूनिट है ना, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन conducting material is equal to its resistance whose length is 1 meter and cross section area is 1 meter square. So if any material whose cross section area is 1 meter square and having length 1 meter, then its resistance itself behaves or acts as resistivity of the material. That's how we define the resistivity of a given material is equal to its resistance when whose which is having length of 1 meter and cross section area of 1 meter square. So this is the definition of resistivity. The resistivity of a given material is equal to its resistance which is having the length of 1 meter and cross section area of 1 meter square. हाँ भाई, कितनों को समझ में आ गई?